अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हम स्टार्ट करें अपने नेक्स्ट 200 क्वेश्चंस जर्नल एमसीक्यूज़ के। फ़र्स्ट 100 की जो ये आपके 1200 प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज़ है, फ़र्स्ट 100 हम अपलोड कर चुके हुए हैं। नेक्स्ट आपके 100 जर्नल एमसीक्यूज़ हैं। जर्नल एमसीक्यूज़ से मुराद ये है कि आपके एनाटमी से भी होंगे, फिजियो से भी होंगे, इलेक्ट्रो से भी होंगे और डिफरेंट डोमेन्स इसमें कवर होंगी। जर्नल क्वेश्चन होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देंगे सिनारियो बेस्ड जो कि ईजी लेवल होगा। फिर 100 हम करेंगे काइनेजोलॉजी और बायोमैकेनिक्स से, और 100 फिर होंगे बायोकेमिस्ट्री और उसकी डिजीज़ से, और फिर 100 इलेक्ट्रोथेरेपी से क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यूज़ बेस्ड, और फिर 100 थेराप्यूटिक्स, 100 एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, 100 रिसर्च से करेंगे, और फिर आपका डिफ़िकल्ट लेवल बढ़ा के सिनारियो बेस्ड करेंगे। और आपका 20 पोर्शन पीपीएससी में इंग्लिश और जनरल नॉलेज को डेडिकेट किया जाता है। तो अगले आपके 100 हम इंग्लिश के क्वेश्चंस भी एमसीक्यूज़ करेंगे ताकि जो ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो आप लाजमी देख सकें, और फिर 100 हम जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस करेंगे। तो ये हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी हुई है। अब हम आज जो हम करेंगे वो है हमारे जर्नल क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो 100 से 200 एमसीक्यूज़ हैं वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं सबसे पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉमन ट्रीटमेंट मोडालिटी फॉर पेशेंट्स विद रूमेटाइड आर्थराइटिस। इनमें से कौन सी ऐसी मोडालिटी, ऐसा मेथड है ट्रीटमेंट का जो कि हम रूमेटाइड आर्थराइटिस में नहीं इस्तेमाल करते हैं। ए ऑप्शन है फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस, बी ऑप्शन है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, सी ऑप्शन है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डी ऑप्शन है क्रायोथेरेपी। इसका आंसर आप माइंड में एक दफ़ा लाजमी सोच लें। तो करेक्ट आंसर इसका है क्रायोथेरेपी। हम क्रायोथेरेपी इज़ कोल्ड थेरेपी। कोल्ड थेरेपी हम रूमेटाइड आर्थराइटिस में नहीं इस्तेमाल करते। फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस बहुत नेसेसरी होते हैं, डीमार्ट स्पेशली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अगर कभी जॉइंट बहुत ज़्यादा आपका डिटोरियरेट हो जाए, डैमेज हो जाए, नुकसान ज़्यादा हो जाए, तो हम जॉइंट रिप्लेसमेंट में भी जा सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी इन पेशेंट में नेसेसरी हो जाती है, लेकिन क्रायोथेरेपी इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर दोज पेशेंट्स जो रूमेटाइड आर्थराइटिस के होते हैं, क्योंकि रूमेटाइड आर्थराइटिस आपके पूरी बॉडी के जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, स्पेशली स्मॉल जॉइंट्स को, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन वगैरह आपकी बॉडी में हो रही होती है, पेन ट्रिगर कर रहा होता है। तो क्रायोथेरेपी लोकलाइज एरिया में हो जाती है, तो ये एज सच कोई इसमें इफेक्टिव भी नहीं होती है, और तो इसमें हम यूज़ नहीं करते हैं। ऑप्शन 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ इन विच कंडीशन वुड अ फिजियोथेरेपिस्ट प्राइमरली फोकस ऑन गेट ट्रेनिंग। इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें प्राइम फोकस यानी कि मेन फोकस, सब में हम गेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी फोकस हमारा गेट ट्रेनिंग होगा, इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिसमें एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए होना चाहिए। ऑप्शन ए पार्किंसंस डिजीज़, ऑप्शन बी रूमेटाइड आर्थराइटिस, ऑप्शन सी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ऑप्शन डी माइग्रेन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पार्किंसंस डिजीज़ का प्राइमरी, हम लोग इस डिज़ीज़ में हम देखते हैं कि हमें गेट ट्रेनिंग हमारा मेन फोकस हो जाता है। और आपके पास जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस है, उसमें हमने जॉइंट प्रोटेक्शन और रेंज ऑफ मोशन जो होता है वो प्रोटेक्ट करनी होती है, तो हम वो एक्सरसाइज करते हैं। सीओपीडी की बात करें तो उसमें हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवानी होती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर हमारे पास प्रॉब्लम आपके इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन यानी कि आपके रेस्पिरेटरी इशूज़ आ रहे होते हैं। और अगर हम माइग्रेन की बात करें तो उसमें हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो प्राइम फोकस होता है। कर हम सब में सकते हैं, लेकिन जो प्राइम यानी कि मेन फोकस जो होता है, यानी कि चीफ हमें प्रॉब्लम को डील करना होता है, तो उसके हिसाब से हमारे पास पार्किंसंस डिजीज़ है जिसमें हम गेट ट्रेनिंग देखते हैं। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉमन ट्रीटमेंट मोडालिटी इन फिजियोथेरेपी। इनमें से कौन सी ऐसी मोडालिटी है जो कि मतलब कि कॉमन ट्रीटमेंट नहीं है फिजियोथेरेपी में, मतलब इस मोडालिटी फिजियोथेरेपी में इस्तेमाल नहीं की जाती है। ऑप्शन ए अल्ट्रासाउंड थेरेपी, बी हाइड्रोथेरेपी, सी कीमोथेरेपी, डी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी कीमोथेरेपी, क्योंकि कीमोथेरेपी जो है वो हम कैंसर पेशेंट में इस्तेमाल करते हैं, फिजियोथेरेपी वो ट्रीटमेंट नहीं इस्तेमाल करते। बाकी अल्ट्रासाउंड थेरेपी भी यूज़ की जाती है, हाइड्रोथेरेपी भी फिजियोथेरेपिस्ट इस्तेमाल करता है, और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस भी करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद अ रिड्यूस्ड रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मोशन कम हो चुकी हुई है, एंड स्टिफनेस इन शोल्डर जॉइंट, विच कंडीशन इज मोस्ट लाइकली। अब पेशेंट आपके पास आ रहा है जिसकी शोल्डर स्टिफनेस है और रेंज ऑफ मोशन कम हो चुकी हुई है, ये कौन सी कंडीशन आपको लग रहा है कि ये हो सकती है। क्वेश्चन इसके ऑप्शंस हैं, ए रोटेटर कफ टियर, बी फ्रोजन शोल्डर जिसे हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं, सी टेनिस एल्बो जिसे हम लैटरल एपिकंडलाइटिस भी कहते हैं, या डी कार्पल टनल सिंड्रोम। इसमें से कौन सी ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो करेक्ट आंसर इसका है फ्रोजन शोल्डर एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। अच्छा, इसमें दो ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, या रोटेटर कफ टियर हो सकता है या फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, क्योंकि टेनिस एल्बो भी आप डेफिनेटली गेस कर लेंगे कि नहीं हो सकता, कार्पल टनल सिंड्रोम भी आपका रिस्ट पे आ जाता है तो वो भी आप गेस कर लेंगे, लेकिन रोटेटर कफ टियर और फ्रोजन शोल्डर में आपने डिफरेंस याद रखना है कि इन दोनों में डिफरेंस है,
कि आपका रोटेटर कफ टियर जो है उसमें आपके मूवमेंट के साथ, ख़ास एक मूवमेंट के साथ आपके क्या होता है, पेन और वीकनेस फील हो रही होती है, जबकि फ्रोज़न शोल्डर में आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही होती है। रोटेटर कफ में आपका जब रोटेटर कफ टियर होगा उसमें आपकी कोई कैप्सुलर पैटर्न नहीं होता, जबकि फ्रोज़न शोल्डर में होता है। ये मैंने इनके जो डिफरेंस भी बेसिक हैं वो भी लिख दिए हैं, ताकि अगर आप याद करना चाहें आप कर सकते हैं कि रोटेटर कफ टियर और फ्रोज़न शोल्डर किस तरीके से प्रेजेंट करता है। अब ये देख लें, रोटेटर कफ टियर में लिमिटेड आपकी स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है क्योंकि उसमें पेन और वीकनेस है, जबकि फ्रोज़न शोल्डर में आपके पास क्या होता है, आपकी एक्टिव और पैसिव दोनों ही रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, और एक्सटर्नल रोटेशन और अबडक्शन सबसे पहले होती है जो फ्रोज़न शोल्डर में जाती है। तो ये इनके लिए स्पेशल टेस्ट भी लिखे हुए हैं, ये आप इन दोनों के डिफरेंस याद कर लेंगे तो आपको याद रखना आसान हो जाएगा। ये साइड नोट्स हैं इनकी, अगर आप सेपरेट वीडियोस कहेंगे आपको डेफिनेटली प्रोवाइड की जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ सोप नोट यूज्ड इन फिजियोथेरेपी डॉक्यूमेंटेशन। सोप एक मेथड है, तो इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कि डॉक्यूमेंटेशन हम लिखने में कॉम्पोनेंट नहीं होता, जब आप डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं तो इसमें से कौन सा ऐसा कॉम्पोनेंट है जो डॉक्यूमेंटेशन में नहीं यूज़ किया जाता किसके, सोप नोट्स के अंदर। तो ऑप्शन ए है सब्जेक्टिव, ऑप्शन बी है ऑब्जेक्टिव, सी है असेसमेंट, डी है डायग्नोसिस। करेक्ट आंसर है इसका डायग्नोसिस जो है वो डॉक्यूमेंटेशन में हम नहीं लिखते हैं। जो आपका सोप मेथड है उसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट और प्लान आ जाता है। सोप एक एब्रीविएशन जो हम लोगों ने इससे बनाई हुई है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट और प्लान। सब्जेक्टिव में हम पेशेंट का पर्सपेक्टिव डॉक्यूमेंट करते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्लिनिकल फाइंडिंग्स डॉक्यूमेंट करते हैं, असेसमेंट हम पेशेंट की सारी कंडीशन देख रही होती हैं, और असेसमेंट के अंदर ही हम डायग्नोसिस लिख लेते हैं, हम अलहदा से इसकी कोई हमारे पास वो नहीं होते नोट्स। और प्लान में हम पूरा उसका ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी वगैरह लिखते हैं। डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है लेकिन वो सेपरेट एक कंपोनेंट नहीं लिखा जाता, वो इंक्लूड कर दिया जाता है प्लान के अंदर या असेसमेंट के अंदर, आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डायग्नोसिस। क्वेश्चन नंबर 6, which muscle is commonly targeted in strengthening exercises to address patellofemoral pain syndrome? patellofemoral pain syndrome में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने के लिए कौन सी मसल टारगेट की जाती है? ऑप्शन ए क्वाड्रिसेप्स, बी हैमस्ट्रिंग्स, सी गैस्ट्रोक्नेमियस, डी ग्लूटियस मैक्सिमस। करेक्ट आंसर है इसका ए, क्वाड्रिसेप्स को हम टारगेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है, पटेलर टेंडनाइटिस और होता है पटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम और होता है। पटेलर टेंडनाइटिस में आपका जो टेंडन है पटेला का वो इन्फ्लेम करता है। पटेलोफेमरल सिंड्रोम के अंदर आपकी पेन आ रही होती है नी कैप के थोड़ा पीछे। अब ये आपके मतलब अराउंड द नी आपको फील होगी, डायरेक्ट उसके ऊपर टेंडन के ऊपर फील नहीं होगी। तो दोनों में डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी आपको मार्क करके दिया जाएगा, ये भी याद रखना है। आगे आपको साइड नोट प्रोवाइड किया गया है जो काम आएगा। दोनों में हम क्वाड्रिसेप्स को टारगेट कर सकते हैं स्ट्रेंथनिंग के लिए, लेकिन ख़ास जो होता है जैसे पटेलोफेमरल सिंड्रोम की बात की जाए तो उसमें हम वीएमओ भी टारगेट कर रहे होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस होंगे जो मैं आगे आपको मार्क करूँगी। यहाँ के लिए याद रखना है कि पटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम के लिए हम जो टारगेट करते हैं स्ट्रेंथनिंग के लिए वो क्वाड्रिसेप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉमन इंडिकेशन ऑफ मैनुअल थेरेपी इन फिजियोथेरेपी? इनमें से कौन सी ऐसी मतलब कि मैनुअल थेरेपी जब हमने करनी होती है हाथों से, तो इसमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि इंडिकेशन नहीं है, उसमें नहीं करना चाहिए हमें? ए जॉइंट स्टिफनेस, बी मसल स्पैज्म, सी बोन फ्रैक्चर, डी मायोफैशियल ट्रिगर पॉइंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है बोन फ्रैक्चर। अगर आपको हुआ है तो आप मैनुअल काम नहीं करें कि उसमें मजीद नुकसान ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ पेशेंट विद लोअर बैक पेन रिपोर्ट्स पेन रेडिएटिंग डाउन द बैक ऑफ द लेग, द सिम्टम इज इंडिकेटिव ऑफ। एक पेशेंट आपके पास आया जो कह रहे हैं मेरे कमर में दर्द था और उसका पेन रेडिएट कर रहा है बैक ऑफ द लेग में, तो ये किसका सिम्टम हो सकता है? ए शाटिका, बी स्कोलियोसिस, सी स्पाइनल स्टेनोसिस, डी ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास शाटिका, कि शाटिका में क्या होता है, आपका पेन जो होता है रेडिएट करता है बैक ऑफ द लेग। अच्छा, कुछ यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे शायद स्पाइनल स्टेनोसिस के साथ, क्योंकि अक्सर स्पाइनल स्टेनोसिस अगर लोअर बैक में है, यानी कि वही रूट्स पे जहाँ से आपकी शाटिक नर्व आती है, तो भी शाटिका हो सकता है। लेकिन जब आपको डायरेक्ट एक कंडीशन दी गई हुई है तो आपके लिए मोस्ट लाइकली आंसर वही होना चाहिए। जैसे इस कंडीशन में हमें पता है ये शाटिका की ही डायरेक्ट वो जा रही है, तो आप शाटिका को ही आंसर मार्क करेंगे, वो इसका ज़्यादा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, during a physiotherapy assessment which of the following would not be assessed as part of neurological examination? कि अब फिजियोथेरेपी असेसमेंट हो रही है तो इसमें से कौन सी ऐसा मतलब कि चीज़ है जो कि हम असेस नहीं करते जब हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं? ए मसल स्ट्रेंथ, बी रिफ्लेक्सेस, सी विजुअल एक्विटी, डी सेंसेशन। करेक्ट आंसर है विजुअल एक्विटी को हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में नहीं देख रहे होते, बाकी हम मसल स्ट्रेंथ भी देखते हैं, रिफ्लेक्सेस भी देखते हैं और सेंसेशंस भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
Which of the following is a common complication associated with prolonged immobilization following a fracture? एक बंदे का फ्रैक्चर हुआ है, वो prolonged immobilized है, यानी कि वो बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा, तो कौन सा ऐसा कॉम्प्लिकेशन उस पर्सन में डेवलप हो सकता है? ए मसल हाइपरट्रॉफी, बी मसल एट्रॉफी, सी इंक्रीज्ड जॉइंट मोबिलिटी, डी इंक्रीज्ड बोन डेंसिटी। तो करेक्ट इसका आंसर है मसल की एट्रॉफी हो सकती है, मसल ज़ाया हो सकता है, यानी कि मसल मास डिक्रीज हो सकता है अगर वो काफ़ी अरसे तक इमोबिलाइज्ड रहेगा। Question number 11. Which of the following conditions is characterized by inflammation of the small fluid-filled sacs near joints? Fluid-filled sacs अक्सर हम definition में भी पढ़ते थे, तो ये आपको वैसे ही याद आ जाना चाहिए कि किसका है। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, फिर से हम इसके ऑप्शंस देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन हुई है जॉइंट के अराउंड, फ्लूइड फिल्ड सैक्स की तरफ प्रेजेंट कर रही है, तो ये किसकी इंडिकेशन है? ऑप्शन ए बर्साइटस, बी टेंडनाइटिस, सी ऑस्टियोआर्थराइटिस, डी रूमेटॉइड आर्थराइटिस। करेक्ट आंसर है इसका बर्साइटस। कि बर्साइटस में क्या होती है? आपकी स्वेलिंग होती है, रेडनेस और वार्मनेस भी हो सकती है, आपके जॉइंट में फ्लूइड फिल्ड सैक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। टेंडनाइटिस में टेंडनेस होती है, स्वेलिंग होती है और अलॉन्ग द टेंडन प्रेजेंट कर रही होती है विद मिनिमल रेडनेस। क्वेश्चन नंबर 12. पेशेंट प्रेजेंट्स विद डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, जिसे हम डिस्फेजिया कहते हैं, फॉलोइंग अ स्ट्रोक। एक पेशेंट स्ट्रोक के साथ आया, अब उससे निगला नहीं जा रहा है, स्वेलोइंग में इशू हो रहा है। विच थेरेपी मोडेलिटी वुड बी मोस्ट बेनिफिशियल? में से कौन सा ट्रीटमेंट है जो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा? ए स्पीच थेरेपी, बी फिजिकल थेरेपी, सी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डी हाइड्रोथेरेपी। तो करेक्ट आंसर है स्पीच थेरेपी इसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। Question number 13. Which of the following is not a typical goal of physiotherapy intervention for patient with COPD? Chronic obstructive pulmonary disease के साथ इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारा गोल नहीं होती है, टिपिकल गोल नहीं है उसका? A. Improving lung function, B. Reducing dyspnea. Dyspnea is difficulty in breathing. सी इंक्रीजिंग मसल मास, डी इन्हांसिंग एक्सरसाइज टॉलरेंस। इनमें से कौन सा हमारा टिपिकल गोल नहीं है जो उन पेशेंट के लिए जो सीओपीडी के साथ हमारे पास आती हैं? करेक्ट आंसर है इंक्रीजिंग मसल मास जो है वो हमारा नहीं है, क्योंकि हम सीओपीडी में लंग्स अफेक्टेड हैं, तो लंग्स से रिलेटेड चाहे आपकी सांस की कैपेसिटी है, आपकी मतलब के ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन आप लंग्स के मसल मास का कुछ भी नहीं करें, तो मसल मास में हमने वहाँ कुछ भी नहीं करना, हमारा वहाँ गोल नहीं होता। तो लंग फंक्शन भी इंप्रूव करनी है, रिड्यूस करना है कि वो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग को रिड्यूस करना है, साथ में मसल मास का हमारा कोई इशू नहीं होता, मतलब कि अगर वो है तो अगर पेशेंट ऐसा आ जाता है कि जिसके साथ कोई इशू है तो वो हमारा सेकेंडरी गोल ज़रूर हो सकता है, प्राइमरी नहीं हो सकता, टिपिकल गोल नहीं है सीओपीडी के साथ। और साथ में टॉलरेंस भी इन्हांस करनी है, क्योंकि इन्हांसिंग हमारी एक्सरसाइज टॉलरेंस है, ऑक्सीजनेशन और साथ में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज वगैरह है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा किया जा सके। Question number 14. Which of the following assessment tools is commonly used to evaluate balance in older adults? आपके पास पेशेंट आ रहा है और पेशेंट को आपने इवेल्युएट करना है उसका बैलेंस को, स्पेशली आपके जीरियाट्रिक्स में हम पढ़ते हैं यानी ओल्डर एडल्ट्स में, तो इसमें से कौन सा हम टूल्स फॉलो करते हैं? ए टाइम्ड अप एंड गो टेस्ट, बी बर्ग बैलेंस स्केल टेस्ट, सी ऑस्वेस्ट्री डिसेबिलिटी इंडेक्स ODI, डी मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल। तो इसमें से कौन सा हम करते हैं? इसका ऑप्शन एक अच्छा ई भी है, बोथ ए एंड बी, वही मैं सोच रही थी, क्योंकि ए और इसका जो है आपका ये बर्ग बैलेंस स्केल BBS, ये दोनों ही करेक्ट आंसर है। आप टाइम्ड अप भी इस्तेमाल करते हैं, बर्ग बैलेंस स्केल भी करते हैं, दोनों की आपको एक सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड की जाएगी कि हम दोनों को किस तरीके से इवेल्युएट करते हैं। तो BBS में 14 डिफरेंट टास्क होते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं बैलेंस स्टेबिलिटी के लिए, और जो टाइम अप एंड गो है उसमें ये देखा जाता है एक चेयर से उठने के लिए और बैठने के लिए, और साथ में 3 मीटर तक हमें वॉक करने के लिए, फिर साथ में पेशेंट टर्न अराउंड करेगा, वापस आएगा, फिर बैठेगा, तो उसमें कितना टाइम लगता है, तो उस तरीके से भी हम बैलेंस चेक करते हैं। तो ई इज़ अ करेक्ट आंसर, यानी टाइम अप एंड गो टेस्ट भी ठीक है, बर्ग बैलेंस स्केल भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द एचएलएस टेंडन? अगर एचएलएस टेंडन आपका इन्फ्लेम कर जाता है, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? ए प्लांटर fasciitis, बी एचएलएस टेंडनाइटिस, सी शिन स्प्लिंट्स, डी पटेलर टेंडनाइटिस। तो करेक्ट आंसर है इसका बी एचएलएस टेंडनाइटिस, यानी कि आइटिस इज फॉर इन्फ्लेमेशन, यानी टेंडन के इन्फ्लेमेशन को हम कह रहे हैं टेंडनाइटिस, तो एचएलईस का टेंडन है तो एचएलईस टेंडनाइटिस। क्वेश्चन नंबर 16. Which of the following modalities is commonly used for pain relief in musculoskeletal conditions? इनमें से कौन सी ऐसी modality है जो हम यूज़ करते हैं पेन रिलीफ के लिए musculoskeletal conditions के अंदर? A transcutaneous electrical nerve stimulation, जिसे हम TENS कहते हैं, B continuous passive motion CPM, C continuous positive airway pressure, CPAP जिसे कह रहे हैं, D high intensity focused ultrasound।
इनमें से कौन सा हम यूज़ करते हैं? करेक्ट आंसर है ए, हम टेंस का इस्तेमाल करते हैं पेन रिलीफ के लिए मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस के अंदर। इसके अलावा साथ में ये भी बताया गया है हम लोग जो CPM यूज़ करते हैं, यानी कि वो सर्जरी के बाद, यानी कि जब आपने जॉइंट की मोबिलिटी को लेके आना हो तो CPM यूज़ करते हैं। CPAP कहाँ यूज़ करते हैं? लंग्स के इश्यूज़ में, ब्रीदिंग इश्यूज़ में हम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर स्लीप एपनिया में, यानी वो लोग जिन्हें नींद के अंदर सांस लेने की तकलीफ़ होती है, CPAP वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। और जो हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड है वो टिश्यू के डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि प्रोस्टेट में कैंसर हो जाता है, विदाउट सर्जरी आपने डील करना है तो आप हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, इन विच कंडीशन वुड अ फिजियोथेरेपिस्ट यूज़ प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक? इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर फिजियोथेरेपिस्ट PNF का इस्तेमाल कर सकता है? ए, स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन, बी, ऑस्टियोपोरोसिस, सी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, डी, माइग्रेन। तो करेक्ट आंसर है स्ट्रोक के अंदर पेशेंट में यूज़ किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने ब्रेन के साथ जो होता है आपकी बॉडी का वापस से न्यूरोमस्कुलर जो फैसिलिटेशन है वो करने की ज़रूरत भी होती है, री एजुकेशन की नेसेसरी होती है, तो वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी फोकस ऑफ पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी? पीड्स के अंदर प्राइमरी फोकस नहीं होता एक फिजियोथेरेपिस्ट का, वो क्या है? ए, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, बी, रेस्पिरेटरी कंडीशंस, सी, मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज, डी, कार्डियक रिहैबिलिटेशन। करेक्ट आंसर है कार्डियक रिहैबिलिटेशन जो है वो पीड्स फिजियोथेरेपी में नेसेसरी गोल नहीं होता, प्राइमरी फोकस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल लैटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन? लैटरल कर्वेचर होगी, इनवर्ट कर्वेचर, आउटवर्ड कर्वेचर हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में भी पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने काइफोसिस, लॉर्डोसिस का जिक्र किया था। अब ये है लैटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, तो इसके करेक्ट आंसर में आप देखें ए, स्कोलियोसिस है, बी, लॉर्डोसिस है, सी, काइफोसिस है, या डी, ऑस्टियोपोरोसिस है। तो करेक्ट आंसर है स्कोलियोसिस जो होता है उसमें लैटरल कर्वेचर आती है स्पाइन की। साथ में सी शेप्ड स्कोलियोसिस भी होती है, एस शेप्ड स्कोलियोसिस भी होती है, और इनके कन्वेक्स साइड और कनकेव साइड क्या होती है वो भी साइड नोट्स में प्रोवाइड की गई है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स? मतलब इनमें से कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो आ सकती है एक पेशेंट जो प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट के ऊपर है और हॉस्पिटलाइज्ड है? ए, इंक्रीज्ड मसल स्ट्रेंथ, बी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, सी, इम्प्रूव्ड लंग फंक्शन, डी, इन्हांस्ड कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। तो इनका इसमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट पेशेंट में एज अ कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट कर सकती है? तो करेक्ट आंसर है DVTs ऐसे पेशेंट्स में डेवलप हो सकती हैं। Question number 21, which of the following is not a typical goal of physiotherapy intervention in patient with osteoarthritis? इनमें से कौन से ऐसा मतलब गोल नहीं होता इंटरवेंशन का जब पेशेंट आता है फिजियोथेरेपिस्ट पे एज अ ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन के साथ? ऑप्शन ए, पेन मैनेजमेंट नहीं करनी है ऐसे पेशेंट में, बी, इंक्रीजिंग जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, सी, रिड्यूसिंग मसल स्ट्रेंथ, या डी, इंप्रूविंग फंक्शनल मोबिलिटी। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन में प्राइम गोल या टिपिकल गोल कौन सा नहीं है इनमें से? तो करेक्ट आंसर है रिड्यूसिंग मसल स्ट्रेंथ। उसकी स्ट्रेंथ क्यों हम रिड्यूस करना चाहेंगे जो ऑलरेडी पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ आ रहा है? तो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 22, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद स्वेलिंग, वार्मथ एंड रेडनेस इन लोअर लेग। स्वेलिंग भी है, वो एरिया गर्म भी है, और रेडनेस भी है लोअर लेग में। ये किसका सिम्टम हो सकता है? ए, DVT, बी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सी, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, डी, प्लांटर फेशियाइटिस। अब DVT क्यों आंसर है? क्योंकि इसमें आप देखें वार्मनेस भी है, सिर्फ स्वेलिंग नहीं है। सिर्फ स्वेलिंग होती है जॉइंट के ऊपर तो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कह सकते हैं, लेकिन लोअर लेग की बात की गई है, वार्मनेस भी है, रेडनेस भी है, तो करेक्ट आंसर है इसका DVT। क्योंकि DVT इस तरह से प्रेजेंट करता है जब आपका वहाँ पे मतलब कि डीप वेनस थ्रोम्बोसिस क्या होगा, थ्रोम्बोसिस आपका पूरा एक ब्लड क्लॉट बन जाता है डीप वेन्स के अंदर, तो उसके अंदर चांसेस हैं कि वार्मनेस भी आएगी, स्वेलिंग भी आएगी, और रेडनेस भी होगी, और ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। बाकी कंडीशंस भी बताई हुई कि किस तरीके से प्रेजेंट कर सकती हैं। Question number 23, which of the following conditions is characterized by inflammation of the plantar fascia? Plantar fascia जब inflame करता है इस condition को क्या कहते हैं? A, Achilles tendinitis, B, plantar fasciitis, C, shin splints, D, plantar patellar tendinitis. Correct answer है B, plantar fasciitis. Question number 24, which of the following is a common assessment tool used to measure functional independence in एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग्स? ADLs को मैयर करने के लिए इनमें से कौन सा जो है असेसमेंट टूल जो है वो यूज़ करते हैं फंक्शनल इंडिपेंडेंस को मैयर करने के लिए? एक बंदा अपनी डेली के काम किस तरीके कितना इंडिपेंडेंट कर सकता है, तो कौन सा स्केल यूज़ करते हैं? ए, विजुअल एनालॉग स्केल, बी, बार्दल इंडेक्स,
सी न्यूमेरिक पेन रेटिंग स्केल, डी मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल। तो करेक्ट आंसर है बी बार्टल इंडेक्स को हम यूज़ करते हैं एडीएल्स को मैयर करने के लिए। इसके अंदर हम फीडिंग, बाथिंग, ड्रेसिंग, मोबिलिटी ये सारा कुछ देखते हैं कि किस तरीके से पेशेंट परफॉर्म कर सकता है। तो बार्टल इंडेक्स जो है आपका मैयर करता है फंक्शनल इंडिपेंडेंस को, जो आप एडीएल्स यानी कि डेली लाइफ में परफॉर्म करती हैं। विजुअल एनालॉग स्केल भी बताया हुआ है कि पेन को मेजर करता है। न्यूमेरिक पेन भी आपके पेन को मेजर करता है। मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल जो है मसल स्पास्टिसिटी को मेजर करता है, ना कि आपके फंक्शनल इंडिपेंडेंस को। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ टेंडन अटैचमेंट ऑन मीडियल एपिकंडाइल ऑफ द एल्बो। अगर आपका मीडियल एपिकंडाइल के ऊपर टेंडन इन्फ्लेम कर गया है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? टेनिस एल्बो, बी गोल्फर्स एल्बो, सी कार्पल टनल सिंड्रोम या डी क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। करेक्ट आंसर है इसका गोल्फर्स एल्बो, जिसे मीडियल एपिकंडलाइटिस भी कहा जाता है, और टेनिस एल्बो को हम लैटरल एपिकंडलाइटिस भी कहते हैं। क्यूबिटल टनल सिंड्रोम जो है आपका अफेक्ट करता है आपके कौन सी नर्व को? आपकी अल्नर नर्व को, और साथ में ये रिंग और लिटिल फिंगर्स पे क्या होती है? इसकी नमनेस आती है। कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो आपके करता है मीडियन नर्व के अंदर, और ये आपके रिस्ट के ऊपर है। क्यूबिटल आपके एल्बो की साइड पे है, कार्पल टनल रिस्ट की साइड पे है, टेनिस एल्बो लेटरल एपिकंडाइल के ऊपर है, और आपका मीडियल कंडाइल को हम कहते हैं गोल्फर्स एल्बो। तो ये भी टर्म्स कुछ हैं, याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन ट्रीटमेंट मोडेलिटी फॉर पेशेंट स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। इनमें से कौन सी चीज़ हम नहीं इस्तेमाल करते जब पेशेंट हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के साथ आता है? ए न्यूरो डेवलपमेंटल ट्रीटमेंट, बी फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, सी वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन, डी कंस्ट्रेंड इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन जो है वो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, बाकी हम सारी इस्तेमाल कर रहे होते हैं विद पेशेंट जो हमारे से स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के साथ प्रेजेंट करता है। यानी एनडीटी भी मोटर फंक्शन और आपके मूवमेंट पैटर्न को इम्प्रूव करती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट के अंदर। फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन को और मूवमेंट को इम्प्रूव करती है, और साथ में जो आपकी एएमटी है वो भी यूज़ करते हैं आपके इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ के अंदर, जिसके हम अनअफेक्टेड जो आपका लिम होता है उसका कम से कम इस्तेमाल करवाते हैं, और अफेक्टेड लिम का जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करते हैं उसके इस्तेमाल का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन जो होता है वो बैलेंस और डिजीनेस के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए वो रेलिवेंट नहीं होता स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ के अंदर अनटिल और अनलेस आपकी जो है वो मतलब कि क्रेनियल नर्व को इन्वॉल्व ना हो जाए, तो वो स्पाइनल कॉर्ड से फिर रिलेट नहीं कर रही होती, वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये रेलिवेंट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच कंडीशन वुड अ फिजियोथेरेपिस्ट फोकस ऑन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड एयरवे क्लियरेंस टेक्निक्स। इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर फिजियोथेरेपिस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज के अंदर ब्रीदिंग एक्सरसाइज और साथ में एयरवे क्लियरेंस टेक्निक्स को फॉलो करेगा या उसके ऊपर फोकस रखेगा? ए स्ट्रोक, बी सिस्टिक फाइब्रोसिस, सी हाइपरटेंशन, डी टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटस जो होता है इसके अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा होता क्योंकि इंसुलिन के सेल्स जो होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई होती है। टाइप 2 जो होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस इंसुलिन की आ जाती है सेल्स के अंदर, तो ये भी थोड़ा छोटा सा डिफरेंस दिखा हुआ है। तो इसमें से करेक्ट आंसर है बी सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसके अंदर म्यूटेशन होती है CFTR जीन की, और इसके अंदर आपका जो म्यूकस होता है वो स्टिकी हो जाता है और आपके एयरवेज क्लॉग कर जाते हैं। ये आपके रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव दोनों सिस्टम को इन्वॉल्व कर सकता है, जिसकी वजह से हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और एयरवे क्लियरेंस टेक्निक्स का यहाँ पे इस्तेमाल ज़्यादा रखना पड़ता है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और एयरवे क्लियरेंस टेक्निक्स को। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव फिजियोथेरेपी असेसमेंट। इनमें से कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल फिजियोथेरेपी असेसमेंट में हम नहीं इस्तेमाल कर रहे होते? ए मेडिकल हिस्ट्री, बी फैमिली हिस्ट्री, सी फिजिकल एग्जामिनेशन, डी लेबॉरेटरी टेस्ट। अब आपने यहाँ पे मार्क करना है कि कर तो हम सारे रहे हैं लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि डिटेल्स हमें नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा, वो है बी फैमिली हिस्ट्री की, हमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स नहीं चाहिए। अगर आपने फॉर एग्जांपल किससे पूछा है कि आपको शुगर आपके ख़ानदान में है कि नहीं है, यानी डायबिटीज़ आपके ख़ानदान में है कि नहीं है, आपसे वही पूछोगे, वो येस और नो में जवाब दे रहे। आप ये नहीं पूछ रहे कि और किसको हुआ था, उसके दादा को भी हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, आपको मतलब उसकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बंदा येस कह रहा है कि हाँ कुछ आपके फैमिली में है तो बस वहीं तक हमें काफ़ी होता है।
उसकी मज़ीद डिटेल्स लेना रिक्वायर्ड नहीं होता, तो कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट उसमें रिक्वायर्ड नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ बर्सा लोकेटेड बिटवीन पटेला एंड स्किन। पटेला और स्किन के बीच में अगर बर्सा इन्फ्लेम कर जाए तो उसे क्या कहा जाता है? ए प्री पटेलर बर्साइटिस, बी ओलेक्रोनॉन बर्साइटिस, सी ट्रोंकेंटेरिक बर्साइटिस, डी ईस्कियल बर्साइटिस। करेक्ट आंसर है ए प्री पटेलर बर्साइटिस कहा जाता है। हाउसमेट्स नी ओलेक्रेनोन एल्बो में है, ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस आपके हिप जॉइंट के अंदर है, ईस्कियल भी आपके क्या है सैक्रम के नीचे यानी कि ईस्कियल टिब्रोस्टी के ऊपर जो बर्सा है वहाँ पे ईस्कियल बर्साइटिस होता है। तो करेक्ट आंसर इसका है ए। 30th question, which of the following modalities is commonly used for reducing muscle spasm and pain in acute musculoskeletal injuries? इसमें से कौन सी ऐसी मोडेलिटी है जो कि मसल स्पैज़म को कम करने के लिए और एक्यूट मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज के पेन को कम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? अब वर्ड एक्यूट है, ये यहाँ पे आपने याद रखना है। और इसके ऑप्शंस हैं ए क्रायोथेरेपी, बी थर्मोथेरेपी, सी हाइड्रोथेरेपी, डी इलेक्ट्रोथेरेपी। इस कंडीशन में आपका करेक्ट आंसर है क्रायोथेरेपी। हम यूज़ करते हैं एक्यूट मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज की पेन को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए मसल स्पैज़म। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग होंगे कंफ्यूज कि मसल स्पैज़म को क्रायोथेरेपी कैसे करती है। देखिए, अगर एक्यूट इंजरीज हैं वहाँ पे हम अगर इस्तेमाल करें क्रायोथेरेपी यानी कोल्ड थेरेपी का, तो मसल स्पैज़म को हम रोक सकते हैं, क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, आपकी नर्व कंडक्शन वेलोसिटी कम हो जाएगी और मसल स्पिंडल एक्टिविटी को रिड्यूस किया जा सकता है, जिससे स्पैज़म को रोका जा सकता है एक्यूट पेन के अंदर या एक्यूट इंजरीज के अंदर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए। 31th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट इन ओल्डर एडल्ट्स? इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि बुजुर्गों में नहीं आती, वो लोग जो बेड रेस्ट के ऊपर होते हैं, बेड रिडन पेशेंट में नहीं फेस करनी पड़ती? ए प्रेशर अल्सर्स, बी मसल वीकनेस, सी इंक्रीज्ड बोन डेंसिटी, डी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि सी के अलावा सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। प्रेशर अल्सर्स भी बनते हैं, मसल वीकनेस भी होते हैं, यूटीआईज भी हो सकते हैं, क्योंकि आपका यूरिन जो होता है स्टेसिस, यूरिनरी स्टेसिस होता है, यानी कि थोड़ा बहुत वहीं पे लीकेज भी होता है, स्टेसिस भी होता है। जब स्टेसिस होगा तो वहाँ पे चांसेस होंगे कि बैक्टीरियल ग्रोथ हो सके और वो आपको यूटीआई भी करवा सकता है। प्रेशर अल्सर्स भी बनते हैं और मसल वीकनेस भी आती है। तो करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल गोल ऑफ फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन फॉर पेशेंट विद सीपी? सेरेब्रल पाल्सी के साथ एक पेशेंट आया है, तो इसमें से कौन सा टिपिकल गोल फिजियोथेरेपी का नहीं होगा? ए इम्प्रूविंग ग्रॉस मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करना उसका मतलब गोल नहीं है। बी रिड्यूसिंग स्पास्टिसिटी, सी इन्हांसिंग कॉग्निटिव फंक्शन, डी इम्प्रूविंग फंक्शनल मोबिलिटी। ज़रूरत ये सारी ही होती है, लेकिन फिजियोथेरेपी का इंटरवेंशन में से कौन सा नहीं है वो आप बताएंगे। तो करेक्ट आंसर है कॉग्निटिव फंक्शन को इन्हांस करना फिजियोथेरेपिस्ट का काम नहीं है, बल्कि इसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या फिर आपका जो दूसरा स्पेशल थेरेपिस्ट होगा वो देखेगा। दो आप इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे होते हो कॉग्निटिव पावर्स को भी, जब आप ग्रोस मोटर स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हो, स्पास्टिसिटी को कम कर रहे हो, तो आप इनडायरेक्टली इन्हांस कर रहे हो। लेकिन ये हमारा प्राइम गोल नहीं है, टिपिकल गोल नहीं है फिजियोथेरेपी का। ये गोल आपके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का है, वो ख़ास इसके ऊपर मतलब गेम्स के या फिर माइंड से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी इंप्रूव करेंगे, तो ये उनका काम होता है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन्स ऑफ लेटरल साइड ऑफ द एल्बो? ये हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, पहले हमने मीडियल साइड पढ़ी थी, अब है लेटरल साइड। लेटरल साइड अगर इन्फ्लेम कर जाए, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? ए टेनिस एल्बो, बी गोल्फर्स एल्बो, सी कार्पल टनल सिंड्रोम, डी क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। करेक्ट आंसर है इसका टेनिस एल्बो कहा जाता है, लैटरल एपिकंडलाइटिस। और जब टेनिस एल्बो इफेक्ट होता है उसमें रिस्ट एक्सटेंशन इफेक्ट होती है, जब गोल्फर्स एल्बो इफेक्ट होता है तो उसमें आपकी रिस्ट फ्लेक्शन इफेक्ट होती है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 34, इन विच कंडीशन वुड a physiotherapist focus on pelvic floor muscle training? इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर pelvic floor muscle training की जाएगी? ए यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, बी ऑस्टियोपोरोसिस, सी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर, फिब्रोमाइल्जिया, डी। फिब्रोमाइल्जिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपके मस्कुलोस्केलेटल पेन, फटीग और डिस्टर्बेंस होती है स्लीप की। और इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर पेल्विक फ्लोर मसल्स की ट्रेनिंग करनी हो तो हम फिजियोथेरेपिस्ट उसके ऊपर फोकस करता है? तो करेक्ट आंसर है इसका यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। वहाँ पे आप क्या करते हैं, अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को ट्रेन करते हैं ताकि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस से पेशेंट को बचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन गोल ऑफ फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन फॉर पेशेंट विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस? एक पेशेंट आ रहा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ, फिजियोथेरेपी का कॉमन गोल क्या होना चाहिए? ए रिड्यूसिंग मसल स्ट्रेंथ, बी इम्प्रूविंग बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन,
सी इंक्रीजिंग स्पास्टिसिटी, डी इन्हांसिंग कॉग्निटिव फंक्शन। अच्छा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसके अंदर आपके खुद के इम्यून सिस्टम अटैक करता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, जिसके अंदर आपकी माइलिन शीथ जो होती है, यानी कि आपके जो न्यूरॉन्स के ऊपर उसके ऊपर माइलिन शीथ है वो थोड़ी डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से आपके सिग्नल्स वीक होते हैं, यानी कि आपकी एक्शन पोटेंशियल वीक हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी कोऑर्डिनेशन और मसल वीकनेस आ सकती है। तो इसमें प्राइम गोल क्या होना चाहिए, दैट इज़ बी, आपकी इम्प्रूव किया जा सके बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को। क्वेश्चन नंबर 36, विच डायग्नोस्टिक टूल इज़ कॉमनली यूज टू डायग्नोस मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इनमें से कौन सा ऐसा टूल है जो कि डायग्नोस करता है आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस? ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, बी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, सी अल्ट्रासाउंड, डी एक्सरे। करेक्ट आंसर है एमआरआई करवाया जाता है, क्योंकि एमआरआई के अंदर डिटेल्स आती हैं आपके, मतलब जहाँ जहाँ डिस्ट्रप्शंस होंगी वो माइलिन शीथ को जो डैमेज किया होगा उसकी डिटेल्स आप एमआरआई में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन ट्रीटमेंट मोडेलिटी फॉर पेशेंट विद पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसन के साथ पेशेंट आ रहा है तो इनमें से कौन सा कॉमन ट्रीटमेंट उसके लिए नहीं है? ए LSVT बिग, ली सिल्वरमैन वॉइस ट्रीटमेंट बिग, LSVT लाउड, सी कॉन्स्ट्रेंट इंड्यूस मूवमेंट थेरेपी, या डी ताई चाय। अच्छा, यहाँ पे सारे ही लिख दिए कि कौन कौन सी हम किस में यूज़ करते हैं। ताई चाय बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है। LSVT इम्प्रूव करता है मोटर फंक्शन को और एम्पलीट्यूड को, मूवमेंट एम्पलीट्यूड को। जो आपका लाउड है वोकल लाउडनेस और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है। सिर्फ इसमें कॉन्स्ट्रेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी है, वो हम यूज़ नहीं करते विद पार्किंसंस, बाकी हम सारा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो करेक्ट आंसर सी है। Question number 38, in which condition would a physiotherapist focus on a postural re-education and ergonomic modifications? इनमें से कौन से ऐसी मतलब कि कंडीशन है जिसके अंदर पोस्टरल री एजुकेशन और एर्गोनमिक मॉडिफिकेशन के ऊपर पेशेंट को हमें ध्यान देना होता है फिजियोथेरेपिस्ट को? ए COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, बी फिब्रोमाइल्जिया, सी स्कोलियोसिस, डी प्लांटर fasciitis। करेक्ट आंसर है इसका सी। स्कोलियोसिस के ऊपर फोकस करना होता है क्योंकि उसके अंदर लेटरल कर्वेचर आ रही होती है, तो कर्वेचर को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या होते हैं पोस्टल री एजुकेशन और ट्रेनिंग और साथ में एर्गोनॉमिक्स मॉडिफिकेशन देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है इन पेशेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन ट्रीटमेंट मोडेलिटी फॉर पेशेंट विद लिम्फेडीमिया। एक पेशेंट है लिम्फेडीमा के साथ, यानी कि उसमें एडीमा बहुत ज़्यादा है लिम्फ का, तो उसके अंदर आप कौन सी मोडेलिटी यूज़ करते हैं, कौन सा ट्रीटमेंट मेथड यूज़ करते हैं? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज, बी फोनोफेरेसिस, सी एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉकवेव थेरेपी, डी कॉन्टिन्यूस पैसिव मोशन। करेक्ट आंसर है ए, हम MLD का इस्तेमाल करते हैं, मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज, जो कि एक मसाज की टाइप होता है जिससे रिड्यूस हो जाती है स्वेलिंग को और लिम्फेटिक फ्लो जो होता है इंप्रूव होता है। फोनोफोरेसिस हम ज़्यादातर टेंडेनाइटिस और टेंडेनोपैथी में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे आप मेडिकेशन देते हैं, ड्रग्स देते हैं ताकि आप इन्फ्लेमेशन को कम कर सकें। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव थेरेपी ज़्यादातर प्लांटर fasciitis में या फिर क्रॉनिक हील पेन जो कि टिश्यू को हीलिंग में स्टिमुलेट करने के काम आती है। CPM हम करते हैं जॉइंट की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादातर सर्जरीज़ के बाद। तो ये हमारे पास हो गया, हम MLD का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कॉज ऑफ लोअर बैक पेन। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि लोअर बैक पेन का कॉमन कॉज नहीं है? ए हर्निएटेड डिस्क, बी सैक्रोइलियक जॉइंट डिस्फंक्शन, सी पेरोनियल टेंडेनाइटिस, सी फेसिड जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस। करेक्ट आंसर है सी पेरोनियल टेंडेनाइटिस। इसके अलावा बाकी सारे कॉमन कॉजेज हैं आपके लोअर बैक पेन के। पेरोनियल टेंडेनाइटिस आपके पेरोनियल टेंडन की इन्फ्लेमेशन है जो कि आपके लोअर लेग पे होता है, यानी आपके लैटरल मेल्युलस के पास, तो ये वहीं पे होता है, तो वो आपका लोअर बैक पेन से ज़्यादा एसोसिएट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 41, आप अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद शार्प शूटिंग पेन डाउन द बैक ऑफ लेग एग्रेवेटेड बाय कॉफिंग और स्नीजिंग। एक पेशेंट है, शार्प शूटिंग पेन है डाउन द बैक ऑफ लेग और कॉफिंग और स्नीजिंग से ज़्यादा हो रहा है, तो ये किसका इंडिकेटिव हो सकता है, किस चीज़ का ये सिम्टम है? ए लंबर डिस्क हर्निएशन, बी सैक्रोइलियक जॉइंट डिस्फंक्शन, सी प्लांटर fasciitis, डी पटेला टेंडेनाइटिस। तो करेक्ट आंसर है ए लंबर डिस्क हर्निएशन में आपका कॉफिंग और स्नीजिंग से पेन बढ़ता है और वो रेडिएट ज़्यादा करता है, तो करेक्ट आंसर है इसका ए।
क्वेश्चन नंबर 42। अच्छा, साइड नोट्स काफ़ी दिए हुए हैं, वो अगर आप पॉज करके वीडियो पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके से साइड नोट्स की डिटेल्स के साथ चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो अगर साइड नोट्स आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़े जाएँ तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, तो वो भी कर दिया जाएगा, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा होने से प्रिवेंट किया जा सके, इसीलिए सिर्फ आंसर्स पे फोकस किया जा रहा है। आप पॉज करके साइड नोट्स को भी साथ में पढ़ सकते हैं। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद लोकलाइज्ड पेन इन लोअर बैक एंड buttocks which worsens and prolongs with prolonged standing or sitting, which condition is most likely? एक पेशेंट है, लोअर बैक पेन है, बटक्स में पेन है जो कि ज़्यादा होती है बैठने से और खड़े होने से, ये किस कंडीशन का एक सिम्टम है? ए सैक्रोइलियक जॉइंट डिसफंक्शन, बी लंबर डिस्क हर्निएशन, सी प्लांटोफिशियाइटिस, डी पटेलर टेंडनाइटिस। करेक्ट आंसर है इसका ए सैक्रोइलियक जॉइंट डिसफंक्शन। उसमें क्या होता है, आपकी सिटिंग और स्टैंडिंग से पेन बढ़ रहा होता है लोअर बैक में भी और बटक्स में भी। Question number 43. A patient complains of lower back pain that radiates down the leg and worsen with activities that increase abdominal pressure such as coughing. अभी हमने पढ़ा ये आपका जो है मतलब कि लोअर बैक पेन जो है डिस्क हर्निएशन में आपकी हो रहा है, तो इसमें से कौन सा टेस्ट है जो कंफर्म करेगा हमारा डायग्नोसिस? तो हमेशा जब इस तरह की कंडीशन होती है तो स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट है जो कि कंफर्म करता है कि आपकी डिस्क हर्निएशन हुई हुई है कि नहीं हुई हुई। तो स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट परफॉर्म करेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसमें पेन रेडिएट करेगा डाउन शाटिका की फॉर्म में, तो आपको कंफर्म होगा कि डिस्क हर्निएशन है या नहीं है। एंकल डोर्सिफ्लेक्शन टेस्ट क्या होता है? ये टेस्ट आप असेस करता है नर्व रूट जो कि आपके काफ मसल्स के ऊपर है, मतलब कि डायरेक्टली नहीं होता, रिलेट करता आपके लंबर डिस्क हर्निएशन से। एंकल डोर्सिफ्लेक्शन टेस्ट काफ मसल्स को टेस्ट करेगा। पटेलर रिफ्लेक्स भी क्या है, इंटेग्रिटी चेक करेगा L2 L4 स्पाइनल नर्व रूट्स की और इवेल्युएट करेगा क्वाड्रिसेप्स को। शियाटिका या लंबर डिस्क से इसका कोई लेना देना नहीं होता। थॉमसन टेस्ट एचएलएस टेंडन के रप्चर को चेक करता है, इसका भी कोई लोअर बैक पेन से या शियाटिका से लेना देना नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच कंडीशन वुड अ फिजियोथेरेपिस्ट फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज फॉर मसल सराउंडिंग द शोल्डर गर्डल? कि अगर इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर स्ट्रेंथनिंग होगी उन मसल्स की जो शोल्डर गर्डल के अराउंड है? तो इसमें से ऐसी कंडीशन कौन सी बनेगी? ए रोटेटर कफ टियर, बी कार्पल टनल सिंड्रोम, सी एचएलएस टेंडनाइटिस या डी पटेलर टेंडनाइटिस। करेक्ट आंसर है इसका ए रोटेटर कफ टियर में आपको स्ट्रेंथन करने होते हैं वो मसल्स जो शोल्डर गर्डल के अराउंड है। Question number 45. Which of the following is not a common goal of physiotherapy intervention for patient with spinal cord injuries? आपके साथ पेशेंट आ रहे हैं विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, तो इसमें से कौन सा ऐसा गोल है जो फिजियोथेरेपिस्ट का नहीं होता? ए इम्प्रूविंग मोबिलिटी, बी रिड्यूसिंग स्पास्टिसिटी, सी इनहांसिंग प्रोप्रियोसेप्शन, डी रिस्टोरिंग ब्लैडर कंट्रोल। करेक्ट आंसर है इनहांसिंग प्रोप्रियोसेप्शन जो है वो आपका कॉमन गोल नहीं होता फिजियोथेरेपी का विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ का। बाकी इम्प्रूव मोबिलिटी भी करनी होती है, स्पास्टिसिटी भी कम करनी होती है और ब्लड कंट्रोल भी देखना होता है। अच्छा, इसमें इन्हांसिंग प्रोप्रियोसेप्शन भी आप इनडायरेक्टली जो होते हैं वो फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन आपके पास जब भी क्वेश्चन आता है आपने पॉसिबल लाइकली जो मतलब उसका नियरेस्ट टू पॉसिबल सही आंसर होता है वो देना होता है। तो इस केस में इन्हांसिंग प्रोप्रियोसेप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस कंडीशन। Question number 46. Which of the following condition is characterized by inflammation of iliotibial band? इनमें से कौन सी कंडीशन है जो कही जाती है मतलब जब आपकी इन्फॉर्मेशन हो जाए IT बैंड की? ए इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम कहा जाता है उसे, या बी पटेलर टेंडनाइटिस कहते हैं, सी या फिर प्लांटोफिशियाइटिस कहा जाता है, या डी एचएलएस टेंडनाइटिस कहते हैं। द करेक्ट आंसर है IT बैंड सिंड्रोम कहते हैं। इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम इस कंडीशन को कहा जाता है जो कि ज़्यादातर मतलब रनिंग कंडीशन में आती है, जिसमें आपका IT बैंड जो होता है वो ओवरयूज़ इंजरी में ओवरयूज़ या रेपिटेटिव इंजरी में जा सकता है, यानी कि उसमें इन्फ्लेमेशन आ सकती है, वो पेन कर सकता है और ये आपके हिप के अराउंड भी हो सकता है, फ्रॉम थाई टू हिप, और या फिर आपके नी के नीचे भी आ सकता है। ज़्यादातर रनर्स में, साइक्लिस्ट में देखी जाती है कंडीशन जिसके अंदर रेपिटेटिव नी फ्लेक्शन और एक्सटेंसिव एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 47. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉमन ट्रीटमेंट मोडेलिटी फॉर पेशेंट विद ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस में इनमें से कौन सी मोडेलिटी हम नहीं
नहीं परफॉर्म करते, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं करते। ए वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस, बी फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, सी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, डी फॉल प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज़। तो करेक्ट आंसर है सी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो है वो हम ज़्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस में नहीं करते, बाकी सारी नेसेसरी हैं, यानी कि फॉल प्रिवेंशन इज़ वेरी मच नेसेसरी और फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस भी नेसेसरी हैं, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस भी ज़रूरी हैं। तो कॉमन नहीं है पर इसका मतलब ये नहीं है कि करते नहीं है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस भी करते हैं, लेकिन इट्स नॉट कॉमन। मैंने वही बात की कि 4 में से आपने देखना है कि जो इसका मोस्ट एक्यूरेट आंसर है वो आप हमेशा फॉलो करते हैं। तो इस केस में इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन यानी कि लीस्ट प्रायोरिटी में चला जाता है। तो करेक्ट आंसर इज़ योर सी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48, इन विच कंडीशन वुड अ फिजियोथेरेपिस्ट फोकस ऑन लंबर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस। इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर लंबर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस के ऊपर फिजियोथेरेपिस्ट फोकस करेगा? ए लंबर डिस्क हर्निएशन की कंडीशन में, बी ऑस्टियोपोरोसिस में, सी प्लांटर फिशियाइटिस में, डी पटेलर टेंडनाइटिस में। करेक्ट आंसर है ए लंबर डिस्क हर्निएशन के अंदर, लंबर स्टेबलाइजेशन हर्निएशन के अंदर आपको फोकस करना चाहिए लंबर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस के ऊपर, जिसके अंदर की कॉम्पोनेंट होते हैं कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, पेल्विक कंट्रोल करना और मसल कोऑर्डिनेशन करना। कुछ एक्सरसाइजेस की एग्जांपल दी हुई है जैसे प्लैंक, बर्ड डॉग, ब्रिजेस, डेड बर्ग, साइड प्लैंक्स। डिपेंड करता है क्या स्पोरिटी है, क्या कंडीशन है, उस हिसाब से ये मॉडिफाई किए जाती हैं और परफॉर्म करवाए जाते हैं पेशेंट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन ट्रीटमेंट मोडेलिटी फॉर पेशेंट विद फिब्रोमाइल्जिया। इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट मॉडेलिटी नहीं है उन पेशेंट के लिए जो फिब्रोमाइल्जिक है? इसीलिए पीछे डेफिनेशन भी फिब्रोमाइल्जिक की दी थी, जिसके अंदर आपकी फिब्रोमाइल्जिया क्या होता है कि जिसके अंदर आपके मस्कुलोस्केलेटल आपको पेन, फटीग, मसल सोरनेस और साथ में स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, इवन के मेमोरी फोग वगैरह मिलता है। एक कंडीशन है जिसके अंदर 18 टेंडर पॉइंट्स आपको मिलते हैं, जिसमें से 11 का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होती है, बायलैटरल मिलते हैं आपको ये पॉइंट्स। तो इनमें से कौन सी कंडीशन है, कौन सा ऐसी ट्रीटमेंट है जो कि नहीं फॉलो किया जाता? ए एरोबिक एक्सरसाइज, बी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सी जॉइंट मोबिलाइजेशन, डी मायोफेशियल रिलीज टेक्निक। करेक्ट आंसर है जॉइंट मोबिलाइजेशंस इन पेशेंट में नहीं की जाती, बाकी सारी ज़रूरत होती है। सीबीटी भी इन पेशेंट को ज़रूरत होती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, क्योंकि इनमें मेमोरी फोग और मेमोरी रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आते हैं, तो इनमें ये चीज़ नेसेसरी होती है। तो बाकी सारी जो है वो हम परफॉर्म करते हैं, सिर्फ आप जॉइंट मोबिलाइजेशन जो है इन पेशेंट में नेसेसरी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 50, इन विच कंडीशन वुड अ फिजियोथेरेपिस्ट फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस फॉर अ मसल सराउंडिंग द नी जॉइंट। इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर फिजियोथेरेपिस्ट फोकस करेगा स्ट्रेंथनिंग करवाने की जो कि मसल्स नी जॉइंट के अराउंड है? ए पटेलर टेंडनाइटिस, बी प्लांटर फिशियाइटिस, सी एचएलएस टेंडनाइटिस या डी फ्रोजन शोल्डर। करेक्ट आंसर इज ए पटेलर टेंडनाइटिस, क्योंकि कंडीशन ही पटेला के टेंडन की होती है जो कि नी के आपके बिल्कुल बिलो थोड़ा जा रहा होता है। तो इसमें क्या होता है, इसी कंडीशन में अगर वो इन्फ्लेम कर जाएगा तो आपको उसके सराउंडिंग मसल्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन्स ऑन पोस्टीरियर साइड ऑफ द एंकल। इनमें से कौन सी कंडीशन क्या कहलाती है जब पोस्टीरियर साइड ऑफ द एंकल पे इन्फ्लेमेशन हो जाए उस टेंडन की? ए एचएलएस टेंडनाइटिस कहते हैं उसे, बी प्लांटर फिशियाइटिस कहते हैं, सी शिन स्प्लिंट्स कहते हैं या पटेलर टेंडनाइटिस कहते हैं। करेक्ट आंसर है एचएलएस टेंडनाइटिस कहते हैं जो पोस्टीरियर साइड ऑफ द एंकल इन्फ्लेम कर जाए। क्वेश्चन नंबर 52, पॉजिटिव फेबर टेस्ट यानी कि फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन टेस्ट इज ऑफन इंडिकेटिव ऑफ, कि अगर फेबर टेस्ट पॉजिटिव है तो ये क्या इंडिकेट करता है? ए एसए जॉइंट डिसफंक्शन, बी एचएलएस टेंडनाइटिस, सी लंबर डिस्क हर्निएशन, डी प्लांटर फिशियाइटिस। तो करेक्ट आंसर है एसए जॉइंट को डिसफंक्शन जब होता है तो आपका पॉजिटिव आता है फेबर टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 53, इन विच कंडीशन would a physiotherapist focus on strengthening exercises for muscle surrounding the hip joint? अब hip joint के surrounding जो muscle होगा उसको strengthen किस condition में करना पड़ेगा? A trochanteric bursitis में, B Achilles tendinitis में, C plantar fasciitis में, D cubital tunnel syndrome में। करेक्ट आंसर है आपका A, आपका trochanteric bursitis के अंदर आप hip joint के around muscles को strengthen करते हैं। Question number 54, a patient with SI joint dysfunction is most likely to experience pain during which of the following movement? एक patient है SI जॉइंट का डिसफंक्शन है तो इसमें कौन सी एक्सपीरियंस करेगा पेन, किस मूवमेंट के अराउंड पेशेंट जो है वो पेन फील कर सकता है? ऑप्शन ए फ्लेक्सिंग द नी, बी रोटेटिंग द हिप आउटवर्ड, सी बेंडिंग फॉरवर्ड एट द वेस्ट, डी लिफ्टिंग द आर्म ओवरहेड। अब इसमें ऐसा जॉइंट का डिसफंक्शन है तो पेन किस
कब आ सकती है? जब आप रोटेट करेंगे हिप को आउटवर्ड तो आपके एसआई जॉइंट में पेन अराइज कर सकता है, क्योंकि इससे एडिशनल स्ट्रेन आता है, एसआई जॉइंट के ऊपर एडिशनल स्ट्रेस आती है जिससे पेन राइज कर सकता है। बाकी कंडीशंस में ऐसा डायरेक्ट स्ट्रेस नहीं आता और लिफ्टिंग आर्म में तो उसका रेलिवेंट भी नहीं बनता, तो उसमें नहीं आ सकता पेन, पॉसिबल नहीं है कि उसके ऊपर स्ट्रेस आए, तो इसमें नहीं पेन ज़्यादा होगा। एक ही कंडीशन है रोटेटिंग द हिप आउटवर्ड, उसमें स्ट्रेन ज़्यादा होगा, तो क्या होगा आपको इसमें क्या होगा, आपकी पेन ज़्यादा हो जाएगी इस कंडीशन के अंदर रोटेटिंग द हिप आउटवर्ड। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55, विच टेस्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर असेसिंग रोटेटर कफ इंटेग्रिटी? कौन सा ऐसा टेस्ट है जो रोटेटर कफ इंटेग्रिटी में किया जाता है? ए लैकमैन टेस्ट, बी नियर टेस्ट, सी ऊबर टेस्ट, डी हूवर टेस्ट। करेक्ट आंसर इस नियर टेस्ट परफॉर्म करते हैं फॉर रोटेटर कफ इंटेग्रिटी, यानी कि उसको चेक करने के लिए आप रोटेटर कफ का जो है रोटेटर कफ इंटेग्रिटी को टेस्ट करने के लिए नियर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नियर टेस्ट आइडेंटिफाई करता है कि कोई इम्पिंचमेंट वगैरह तो नहीं है, आर्म एलिवेशन करवाई जाती है, और ये मैं आपको डिटेल वीडियो भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, नोट्स भी इसके अंदर चैनल के अंदर अपलोडेड हैं, आप वहाँ जो है ये पूरी सीरीज़ देख सकते हैं टेस्ट की भी, मैनुअल टेस्ट उसमें सारे तफसीली बयान किए गए हैं। उससे ज़्यादा डिटेल चाहिए तो उसके लिए भी आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। बी लैकमैन टेस्ट जो था वो जो आपका लैकमैन टेस्ट था वो हम यूज़ करते हैं ACL इंटेग्रिटी के लिए। बी जो नियर टेस्ट था वो हम चेक करते हैं रोटेटर कफ की इंटेग्रिटी के लिए। ऊबर टेस्ट चेक करते हैं IT बैंड की टाइटनेस के लिए, और हूवर टेस्ट हम चेक करते हैं लेग वीकनेस के लिए या मेलिंगरिंग के लिए। Question number 56, which of the following conditions is characterized by inflammation of the bursa located between the greater trochanter and gluteus medius muscle? Greater trochanter और gluteus medius के बीच में जो bursa inflame कर जाए तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? A trochanteric bursitis, B olecranon bursitis, C prepatellar bursitis, D ischial bursitis। करेक्ट आंसर है trochanteric bursitis, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? Question number 57, which of the following is common treatment modality for patient with temporomandibular joint disorder? एक पेशेंट है जिसके अंदर TMJ डिसऑर्डर के साथ है, उसके अंदर कॉमन ट्रीटमेंट मोडेलिटी कौन सी होगी? ए जो एक्सरसाइजेस, बी ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस, सी मायोफेशियल रिलीज टेक्निक्स, डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑल। ये सारे ही ट्रीटमेंट किए जाते हैं, जो एक्सरसाइजेस भी ज़रूरी हैं, और ये जो आपको पिक्चर अटैच की हुई हैं ये ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस की है, जो कि मतलब कि उसमें रिलीज़ करने के लिए अगर कोई डिसऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको टैकल करने के लिए यूज़ की जाती है, और मायोफेशियल रिलीज टेक्निक भी इस्तेमाल की जाती है। तो करेक्ट आंसर है डी ऑल, आप ये सारी ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58, इन विच कंडीशन वुड अ फिजियोथेरेपिस्ट फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस फॉर द मसल सराउंडिंग द एंकल जॉइंट? अब एंकल जॉइंट में अगर हमने उसके सराउंडिंग आपने मसल स्ट्रेंथनिंग करनी है तो कौन सी ऐसी कंडीशन होगी? ए HLS टेंडनाइटिस की, बी क्यूबिटल टनल सिंड्रोम की, सी पटेलर टेंडनाइटिस की, डी फ्रोजन शोल्डर की। करेक्ट आंसर इज HLS टेंडनाइटिस। वो कंडीशन होगी तो आप एंकल जॉइंट के सराउंडिंग जितने मसल्स हैं उसको स्ट्रेंथन करेंगे। Question number 59, which of the following conditions is characterized by inflammation of the bursa located at the tip of elbow? इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन के क्या कहलाएगी जब आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाए बर्सा की, जब आपके टिप ऑफ द एल्बो पे जो बर्सा है वो इन्फ्लेम कर जाए? ए ओलेक्रेनॉन बर्साइटिस, बी ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस, सी प्रीपटेलर बर्साइटिस, या डी इस्कियल बर्साइटिस। करेक्ट आंसर इस ओलेक्रेनॉन बर्साइटिस कहा जाता है ऐसी कंडीशन को, जो कि ओलेक्रेनॉन के बर्सा के ऊपर यानी टिप ऑफ द एल्बो के ऊपर अगर बर्सा इन्फ्लेम कर जाए। क्वेश्चन नंबर 60, क्रायोथेरेपी शुड जनरली बी अवॉइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनारियोज? इनमें से किस कंडीशन में आपको क्रायोथेरेपी नहीं करनी चाहिए? ए एक्यूट स्पोर्ट इंजरीज, बी रेनॉल्ड फिनोमेना, सी पोस्ट सर्जिकल रिकवरी, डी एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। करेक्ट आंसर है रेनॉल्ड फिनोमेना, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी आपकी ब्लड की कॉन्स्ट्रक्शंस होती हैं, वेसल्स की, रिड्यूस ब्लड फ्लो होता है आपकी एक्सट्रीमिटीज़ में, ब्लू आपके यानी कि फिंगर्स और टोज़ हो रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप क्रायोथेरेपी यानी कोल्ड थेरेपी करेंगे तो कंडीशन एग्जैसरबेट कर जाएगी, ज़्यादा नुकसान होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप नहीं करते हैं क्रायोथेरेपी यानी कोल्ड थेरेपी का इस्तेमाल। तो करेक्ट आंसर है बी इसका। क्वेश्चन नंबर 61, In which condition would a physiotherapist focus on proprioceptive exercises to improve balance and coordination? इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइजेस का इस्तेमाल करेगा ताकि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव किया जा सके? ए क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, बी फिब्रोमाइल्जिया, सी ऑस्टियोपोरोसिस, डी एंकल स्प्रेन। करेक्ट आंसर है एंकल स्प्रेन के अंदर बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करेगा पेशेंट की फिजियोथेरेपिस्ट बाय यूजिंग प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन ट्रीटमेंट मॉडलिटी फॉर पेशेंट विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस? ये हमने पहले भी क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 1 आई गेस यही था, ये रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होगा। तो करेक्ट आंसर है डी, क्रायोथेरेपी हम ऐसे पेशेंट में इस्तेमाल नहीं करते हैं।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63, इन विच कंडीशन वुड अ फिजियोथेरेपिस्ट फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस फॉर मसल सराउंडिंग द रिस्ट जॉइंट। अगर रिस्ट जॉइंट के अराउंड कोई प्रॉब्लम है तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसके अंदर स्ट्रेंथनिंग की रिक्वायरमेंट होगी? ए कार्पल टनल सिंड्रोम, बी ट्रोकिंटेरिक बर्साइटिस, सी प्लांटर fasciitis, डी क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। करेक्ट आंसर है कार्पल टनल सिंड्रोम। जो अगर होगा तो आपको स्ट्रेंथनिंग रिक्वायर्ड होगी सराउंडिंग द रिस्ट जॉइंट, उन मसल्स की आपको स्ट्रेंथनिंग रिक्वायर्ड होगी। क्वेश्चन नंबर 64, क्रायोथेरेपी इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर मैनेजिंग विच टाइप ऑफ कंडीशन? ए एक्यूट मसल इंजरीज, बी chronic systemic diseases, सी progressive bone diseases, डी chronic joint deformities। करेक्ट आंसर है ए एक्यूट मसल इंजरीज में आपको क्रायोथेरेपी कोल्ड थेरेपी जो होती है बेनिफिशियल होती है और ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि आपकी ब्लड सप्लाई फौरी तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ की जाती है, रिड्यूस की जाती है, ताकि इन्फ्लेमेशन से और नुकसान से बचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 65, विच टेस्ट इज़ यूज टू एवेल्यूएट IT बैंड टाइटनेस? ये हमने पहले भी किया है। इनमें से कौन सा टेस्ट है जो कि IT बैंड की टाइटनेस को चेक करता है? ए ऊबर टेस्ट, बी नियर टेस्ट, सी मैकमरी टेस्ट, डी हॉकिंस कैनेडी टेस्ट। करेक्ट आंसर है ऊबर टेस्ट हम यूज़ करते हैं आपके IT बैंड की टाइटनेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 66, विच टेस्ट इज़ यूज टू असेस फॉर शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम? शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम की इम्पिंजमेंट को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट जो होता है वो आप यूज़ करते हैं? ए हॉकिंस कैनेडी टेस्ट, बी थॉमस टेस्ट, सी हूवर टेस्ट, डी एप्रीहेंशन टेस्ट। करेक्ट आंसर इस हॉकिंस कैनेडी टेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं फॉर शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 67, विच टेस्ट इज़ यूज टू डायग्नोज पॉसिबल रप्चर ऑफ एचएलिस टेंडन? एचएलिस टेंडन के रप्चर के लिए कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं? ए थॉम्पसन टेस्ट, बी एप्ले कंप्रेशन टेस्ट, सी लैकमिन टेस्ट, डी टाइनल्स टेस्ट। करेक्ट आंसर है इसका ए थॉम्पसन टेस्ट हम यूज़ करते हैं फॉर रप्चर ऑफ एचएलिस टेंडन। क्वेश्चन नंबर 68, विच टेस्ट असेसेस फॉर पटेलर टेंडिनाइटिस? पटेलर टेंडिनाइटिस के लिए आप कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं? ए पटेलर ग्राइंड टेस्ट, बी मैकमरी टेस्ट, सी नियर टेस्ट, डी फेबर टेस्ट। करेक्ट आंसर इज ए पटेलर ग्राइंड टेस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे क्लार्क्स टेस्ट भी कहा जाता है फॉर पटेलर टेंडिनाइटिस। क्वेश्चन नंबर 69, विच टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम? कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए आप कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करेंगे? ए टाइनल्स टेस्ट, बी फिंकलस्टीन्स टेस्ट, सी एप्ले डिस्ट्रैक्शन टेस्ट, डी थॉमस टेस्ट। करेक्ट आंसर है ए टाइनल्स टेस्ट को हम यूज़ करते हैं, मीडियन नर्व को टैप करते हैं, उससे आप डिटेक्ट करते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम है कि नहीं है पेशेंट में। क्वेश्चन नंबर 70, विच टेस्ट इज़ यूज टू चेक फॉर शोल्डर इंस्टेबिलिटी? शोल्डर की इंस्टेबिलिटी चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है? ए एप्रीहेंशन टेस्ट, बी लैकमिन टेस्ट, सी एप्ले कंप्रेशन टेस्ट, डी थॉमस टेस्ट। इनमें से कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करेंगे शोल्डर इंस्टेबिलिटी के लिए? करेक्ट आंसर है एप्रीहेंशन टेस्ट हम यूज़ करते हैं शोल्डर इंस्टेबिलिटी को चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल फाइंडिंग इन ऑस्टियोआर्थराइटिस? इनमें से कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में ज़्यादातर मिल जाती है? ए सिमेट्रिकल जॉइंट पेन, बी एलिवेटेड सीरम रोमेटॉइड फैक्टर, सी जॉइंट स्पेस नैरोइंग एंड बोन स्पर्स, डी जनरलाइज्ड रैश। तो करेक्ट आंसर है सी ऐसी कंडीशन है जो ज़्यादातर लोगों में मिलती है, जिसके अंदर स्पेस आपकी नैरो हो रही है, बोन स्पर्स आपको मिलते हैं, ऑस्टियोफाइट्स जिन्हें कहा जाता है ड्यू टू कार्टिलेज लॉस। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉलमार्क सिम्टम ऑफ पार्किंसंस डिजीज़? तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका ए इसमें से आपके पास ऑप्शन है ए ट्रेमर एट रेस्ट, बी सडन वेट गेन, सी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डी स्वेयर हेडेक। इनमें से कौन सा सिम्टम है पार्किंसंस डिजीज़ का? तो करेक्ट आंसर है ए ट्रेमर एट रेस्ट, जिसे रेस्टिंग ट्रेमर्स भी कहा जाते हैं। पार्किंसंस डिजीज़ में लाजमी मिलते हैं, यानी उसके आइडेंटिफाई करवाते हैं इस डिजीज़ को पेशेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 73, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप डेफिनेटली स्लो करके देख सकते हैं। ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी हुई है, तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जो हैं वो याद कराए जाएं, लेकिन अगर आपको थोड़ी स्पीड ज़्यादा लगे तो आप उसे स्लो डेफिनेटली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, विच टेस्ट इज़ यूज टू कन्फर्म डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस? डायबिटीज़ मेलाइटिस को कौन सी टेस्ट कन्फर्म करता है? ए हेमोग्लोबिन A1C टेस्ट, बी चेस्ट एक्सरे, सी इलेक्ट्रोलाइट पैनल, डी कॉम्प्लीट ब्लड काउंट। करेक्ट आंसर है ए हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट जो होता है वो कंफर्म करता है डायबिटीज़ मेलाइटिस। अच्छा, काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे कि फास्टिंग शुगर जो टेस्ट किए जाते हैं वो किस लिए होते हैं, या रैंडम ग्लूकोज टेस्ट भी किए जाते हैं, वो आपको मतलब के वक्त ही बता सकते हैं शुगर लेवल ज़्यादा है या नहीं है, या फिर 2-3 दिन का रिकॉर्ड दे सकते हैं। जो आपका कंफर्म करवाता है वो हमेशा A1C टेस्ट जो होता है, हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट होता है, वो कंफर्म करवाता है, 2-3 महीने का रिकॉर्ड देता है कि वाकई कंफर्म करता है पेशेंट डायबिटिक है कि नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 74, विच कंडीशन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस एंड इज़ ऑफन डायग्नोस्ड इन यंग एडल्ट। इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि मसल वीकनेस जिसमें प्रोग्रेसिव है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ेगी और डायग्नोस हो जाती है यंग एडल्ट में? ए, अमाइलोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस, ALS जिसे कहा जाता है, बी, माइस्थेनिया ग्रेविस, सी, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। करेक्ट आंसर है डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सी, ये अर्ली डायग्नोस हो जाती है। इसके साथ हम कंपेयर बल्कि बेकर्स का करते हैं, वो लेट डायग्नोस होती है और इसमें प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस होती है और यंग एडल्ट्स में ही डायग्नोस होती है। तो करेक्ट आंसर इसका है सी। क्वेश्चन नंबर 75, विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय बटरफ्लाई शेप्ड रैश अक्रॉस द चीक्स एंड नोज। बटरफ्लाई शेप्ड रैश जो होता है ये आपको एक मतलब के कॉमन इंडिकेशन होती है, मतलब एक खास बीमारी यानी SLE में ये ज़्यादातर मिलता है, तो ये उसका खास यानी हेलमिक साइन है SLE का। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है ए, सोरियासिस, बी, SLE यानी सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, सी, एक्जिमा, डी, रोजेशिया। तो करेक्ट आंसर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बटरफ्लाई शेप्ड रैश एक हेलमिक साइन है SLE का। तो करेक्ट आंसर इसका है बी, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस उसके अंदर मिलती है, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। इनमें से कौन सी ऐसी कॉमन कॉम्प्लिकेशन मिलती है आपको डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर? ए, हाइपरथायराइडिज्म, बी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सी, ऑस्टियोपोरोसिस, डी, फिब्रोमाइल्जिया। करेक्ट आंसर है बी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर बहुत ज़्यादा मिलती है, बहुत कॉमन है, क्योंकि ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होने की वजह से नर्व डैमेज होती है, इसीलिए इन पेशेंट में ये कंडीशन बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। क्वेश्चन नंबर 77, व्हिच डिजीज़ इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग टिश्यू एंड इज़ ऑफन लिंक्ड टू लॉन्ग टर्म स्मोकिंग। इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपके लंग टिश्यू का ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन होता है और स्मोकिंग के साथ एसोसिएट करती है? ए, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, बी, एम्फेसीमा, सी, एज़मा, डी, निमोनिया। करेक्ट आंसर है एम्फेसीमा जो है वो COPD है, जो एल्वेलाई आपके जो लंग्स के एल्वेलाई है उसको डैमेज करती है और ज़्यादातर स्मोकिंग की वजह से होती है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर इन्फ्लेमेशन आपकी ब्रोंकियल ट्यूब्स की होती है और एज़मा आपके जो है कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करवाता है, कॉफिंग करवाता है, क्योंकि इसमें IgE बॉडीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा मिकदार में पाई जाती हैं। और निमोनिया जो है वो एक इन्फेक्शन की टाइप है। तो ये कंडीशंस आपकी आ गई जो आपके लंग से रिलेटेड थी। 78 क्वेश्चन है, व्हिच कंडीशन इज मार्क्ड बाय सडन ऑनसेट ऑफ स्वेयर हेडेक डिस्क्राइब्ड एज वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ। अच्छा, ये स्टेटमेंट ज़्यादा यूज़ की जाती है, वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ एक मतलब स्टेटमेंट है जो कि एसोसिएट करती है इस कंडीशन से। तो आप इसमें से ऑप्शन देखें, ए, माइग्रेन्स, बी, टेंशन टाइप हेडेक, सी, क्लस्टर हेडेक, डी, सब एरेकनॉइड हेमरेज। करेक्ट आंसर है डी, सब एरेकनॉइड हेमरेज जो है उसमें कहा जाता है कि स्वेयर हेडेक और ऐसा हेडेक जो कि मेरी ज़िंदगी का बदतरीन हेडेक है। ज़्यादातर मतलब पेशेंट ने रिपोर्ट किया जब सब एरेकनॉइड हेमरेज था कि मैंने ऐसा लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, मेरी ज़िंदगी का सबसे बदतरीन हेडेक है, वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ। तब से ये एसोसिएट की जाती है टर्म इसके साथ, सब एरेकनॉइड हेमरेज के साथ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 79, विच टेस्ट इज़ यूज टू डायग्नोस एंड मॉनिटर द प्रोग्रेशन ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। कौन सा इसमें से टेस्ट है जो कि डायग्नोसिस के लिए भी और मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में? ऑप्शन ए, ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, बी, चेस्ट एक्सरे, सी, यूरिन एनालिसिस, या फिर आपके पास है यूरिन एनालिसिस, डी, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ESR। ESR मेजर करता है आपकी इन्फ्लेमेशन को, तो उसके लिए हम ये टेस्ट यूज़ करते हैं मॉनिटरिंग के लिए और प्रोग्रेशन के लिए। इसके अलावा जो स्पेसिफिक टेस्ट है RA के लिए वो RA फैक्टर का टेस्ट होता है और साथ में आपके पास एंटी सिटोलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडी टेस्ट होता है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के डायग्नोसिस को कंफर्म करता है। लेकिन अगर आपने मॉनिटर करना है, प्रोग्रेशन करनी है कि वो कितना प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कितनी उसकी हो चुकी हुई है इंटेंसिटी, तो आप ESR से कर सकते हैं। ESR आपको इन्फ्लेमेशन बताता है बॉडी के अंदर कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से बॉडी में कितनी इन्फ्लेमेशन पाई जा रही है। Question number 80, which conditions flare-ups can be triggered by stress, certain foods or environmental factors? Which conditions flare up, मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके फ्लेयर अप्स ट्रिगर कर जाते हैं स्ट्रेस के अंदर, सर्टेन फूड्स के अंदर या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर? ए, सोरियासिस, बी, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस SLE, सी, एक्जिमा, डी, रोजेशिया। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्जिमा। एक्जिमा आपका यानी रैशेज़ होते हैं आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी की तरह, वो ट्रिगर कर सकते हैं स्ट्रेस की वजह से भी, खाने की वजह से भी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी।
क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन अर्ली साइन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर? इसमें से कौन सा अर्ली साइन होता है जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में आपको मिलता है? ए फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सी नमनेस इन एक्सट्रीमिटीज़, डी जॉइंट पेन। इसका करेक्ट आंसर आपके पास है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो होता है वो अर्ली साइन होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का। Question number 82, which condition is milder form of muscular dystrophy compared to Duchenne muscular dystrophy and has a later onset? यही मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि Duchenne muscular dystrophy को हम कंपेयर करते हैं बेकर के साथ, और यही क्वेश्चन है कि वो माइल्डर फॉर्म है और लेटर ऑनसेट मतलब बहुत लेट जाके मतलब 30-40 में स्टार्ट होता है, तो वो कौन सी ऐसी इनमें ऑप्शन में से वो डिस्ट्रॉफी है? ए बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बी Duchenne मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सी मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, डी एमरी ड्रिफस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ऑप्शन बी तो ऑब्वियसली रूल आउट हो जाता है क्योंकि उसको हम उसी के साथ कंपेयर क्यों करेंगे। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो अक्सर हम कंपेयर करते हैं क्योंकि दोनों में डिस्ट्रोफिन जो आपका होता है, डिस्ट्रोफिन जो आपका केमिकल होता है कॉम्पोजिशन में जो यूज़ होता है उसका इशू आ रहा होता है। तो करेक्ट आंसर है जो माइल्डर फॉर्म है डिस्ट्रॉफी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, Duchenne मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, वो है आपका बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। पिक्चर भी साथ अटैच की हुई है और ये मैंने आपको कुछ उसके जो हैं वो भी बताए हुए हैं कि आपका अर्ली और उसमें कितना Duchenne और क्या कहते हैं बेकर में क्या डिफरेंसेस आते हैं। ऑनसेट जो है बेकर का अर्ली एडल्टहुड है और जबकि Duchenne 2 से 5 साल की एज में स्टार्ट हो जाती है स्वेरिटी। बेकर में माइल्ड है, Duchenne बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाता है। डिजीज़ ऑन जो आपका इसका कोर्स है वो हमेशा पेशेंट हमेशा मोबाइल रहते हैं 30-40 साल तक, मतलब सही से हरकत करेगा, जबकि Duchenne में 12 साल हद। जेनेटिक म्यूटेशन की बात की जाए तो बेकर में पार्शल होती है डिस्ट्रोफिन जीन की म्यूटेशन, जबकि मस्कुलर में Duchenne मस्कुलर में कंप्लीट म्यूटेशन होती है। डायग्नोसिस डिले होता है और माइल्डर सिम्टम्स होते हैं बेकर में, जबकि Duchenne के अंदर जल्दी डायग्नोस हो जाता है और रैपिड प्रोग्रेशन होती है। मसल वीकनेस की बात की जाए तो बेकर के अंदर आपके पास प्रॉक्सिमल मसल्स होते हैं इफेक्ट और लेस स्वेरिटी होती है, जबकि आपके पास Duchenne में सारे ही मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली आपके ब्रीदिंग मसल्स। तो ये आपके पास दोनों का डिफरेंस है। Question number 83, which genetic disorder is characterized by presence of an extra chromosome 21? इसमें से कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 पाया जाता है? ए टर्नर सिंड्रोम, बी डाउन सिंड्रोम, सी क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, डी फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। करेक्ट आंसर है डाउन सिंड्रोम के अंदर एक्स्ट्रा कॉपी होती है क्रोमोसोम 21 की, जिसकी वजह से डेवलपमेंटल और फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं। ये आपको डाउन सिंड्रोम के कुछ वो भी सिम्टम्स भी दिखाए हुए हैं, जिसके अंदर स्मॉल ईयर्स होते हैं, फ्लैट नोज ब्रिज होती है, शॉर्ट नेक होती है और अपटर्न्ड आइज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 84, which condition results from a mutation in FBN1 gene affecting connective tissue and leading to features like tall stature, लॉन्ग लिम्स इन कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स? ऐसी कौन सी कंडीशन है जो FBN1 जीन की म्यूटेशन से होती है और उसके अंदर आपका टॉल स्टेचर आता है, लिम्स भी बड़े बड़े आते हैं और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स भी आती हैं? ऑप्शन ए मार्फन सिंड्रोम, बी एहलर-स्टेनलोस सिंड्रोम्स, सी ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, डी एकॉन्ड्रोप्लेजिया। तो करेक्ट आंसर है मार्फन सिंड्रोम, क्योंकि मार्फन सिंड्रोम के अंदर FBN1 जीन की म्यूटेशन आ जाती है और उसमें पेशेंट कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करता है, टॉल थिन और बिल्डिंग उसकी होती है, स्ट्रक्चर उसका टॉल थिन होती है। स्कोलियोसिस भी ऐसे पेशेंट्स में हो सकती हैं। लॉन्ग फिंगर्स होंगी, फ्लैट फीट होंगी, डिसप्रोपोर्शनेटली लॉन्ग लेग्स होंगी, यानी कि टांग छोटी बड़ी होगी, और नीमोथोरैक्स के भी इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। हार्ट रिलेटेड बहुत इश्यूज़ होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और ये चीज़ें इनमें जैसे आपको पिक्चर में दिख रही हैं ये चीज़ें इनमें पाई जाती हैं मार्फन सिंड्रोम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 85, विच जेनेटिक डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय जेनेटिक डिफेक्ट कॉजिंग ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स? इनमें से ऐसा कौन सा जेनेटिक डिफेक्ट है जिसके अंदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आते हैं ड्यू टू क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसीज, जिसके अंदर आपको क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे कि फैक्टर 8 और 9? ऑप्शन ए हीमोफीलिया, बी सिकल सेल अनीमिया, सी थैलासीमिया, डी सिस्टिक फाइब्रोसिस। करेक्ट आंसर इज ए थैलासीमिया। वो हीमोफीलिया के अंदर आपके पास क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाता है जिसके अंदर क्या होता है, आपका जो क्लॉटिंग्स होती है वो सही तरीके से नहीं होती। आपका हीमोफीलिया ए जो होता है फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और आपका हीमोफीलिया बी फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 86, विच जेनेटिक डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद शॉर्ट स्टेचर, वेब्ड नेक, इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स? ऐसा कौन सा इनमें से डिसऑर्डर है जिसके अंदर शॉर्ट स्टेचर होता है, वेब्ड नेक होती है, इनफर्टिलिटी आती है और फीमेल्स के अंदर होता है? ए टर्नर सिंड्रोम, बी क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, सी डाउन सिंड्रोम, डी विलियम सिंड्रोम। करेक्ट आंसर इज
ए, टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसके अंदर मिसिंग एक्स क्रोमोसोम होता है फीमेल के अंदर, जिसकी वजह से शॉर्ट स्टेचर, वेब नेक और इनफर्टिलिटी पेशेंट्स के अंदर आती है। वेब नेक की भी पिक्चर दिखाई हुई है, जिसके अंदर आपको मतलब क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, लो पोस्टीरियर हेयर लाइन, कोएक्शन ऑफ अयोटा, साथ में ओवरी स्ट्रीक, इनफर्टिलिटी, एमेनोरिया, पेरिफेरल लिम्फेडिमा एट बर्थ, ये चीज़ें आपको इन पेशेंट में मिल सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 87, विच रिसर्च मेथड इन्वॉल्व्स द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा विदाउट मैनिपुलेटिंग द स्टडी इन्वायरमेंट और कंडीशंस। ऐसी कौन सा रिसर्च मेथड है जिसके अंदर आप डेटा की एनालिसिस करते हो लेकिन आप इन्वायरमेंट और कंडीशन को मैनिपुलेट यानी चेंज नहीं करते, उसे नहीं, उसके साथ छेड़खानी नहीं कर रहे हो। ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बी ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, सी क्लिनिकल ट्रायल, डी केस स्टडी। करेक्ट आंसर है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च के अंदर आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे होते हो और आप उसमें मैनिपुलेट नहीं करते इन्वायरमेंट, अपने अकॉर्डिंगली सेट नहीं करते इन्वायरमेंट को। तो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 88, which type of design is best suited for investigating the effectiveness of new drug compared to placebo? कि अगर आपने कोई न्यू ड्रग आई है उसका कंपैरिजन करना है प्लेसेबो के साथ, तो कौन सा स्टडी डिज़ाइन रिसर्च के अंदर जो है वो बेस्ट होता है। ऑप्शन ए केस कंट्रोल स्टडी, बी क्रॉस सेक्शनल स्टडी, सी रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल RCT, या डी कोहोर्ट स्टडी। करेक्ट आंसर है आपका रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल RCT स्टडीज़ बेस्ट होती हैं कि अगर आपने कोई न्यू ड्रग्स आई हैं उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करना है तो आप RCT डिज़ाइंस को फॉलो करते हैं। वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट की तरह काम करती हैं और उसको कंपेयर किया जा सकता है प्लेसेबो इफ़ेक्ट के साथ या प्लेसेबो ग्रुप के साथ। क्वेश्चन नंबर 89, इन रिसर्च व्हाट डज़ द टर्म बायस रेफर टू। रिसर्च के अंदर बायस का क्या मतलब होता है, इसे कैसे रेफर करते हैं। ए द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा, बी सिस्टमैटिक एरर्स दैट अफेक्ट द स्टडीज वैलिडिटी, सी द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग पार्टिसिपेंट्स, डी द एथिकल अप्रूवल ऑफ द स्टडी। करेक्ट आंसर है इसका बी कि सिस्टमैटिक एरर जो होता है जो कि अफेक्ट करता है स्टडी की वैलिडिटी को, उसे हम बायस कहते हैं रिसर्च के अंदर। क्वेश्चन नंबर 90, Which statistical test is used to compare the means of two independent groups? इनमें से कौन सा ऐसा statistical test है जो यूज़ करते हैं दो independent groups को compare करने के लिए। A chi square test, B t test, C ANOVA, D regression analysis। तो करेक्ट आंसर है इसका टी टेस्ट। टी टेस्ट यूज़ किया जाता है टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए, आप यूज़ कर रहे हैं टी टेस्ट। इसके अनोवा टेस्ट का भी जिक्र हम कर चुके हैं पिछले टेस्ट में और chi square टेस्ट का भी। Question number 91, which measure of central tendency is least affected by outliers? Option A mean, B median, C mode, D standard deviation। तो करेक्ट आंसर है इसका B median जो है वो लेस्ट अफेक्टेड होता है by outliers than the mean because it is the middle value in the data set regardless of the extreme। इसलिए mean जो होता है वो आपका least, median जो यानी कि middle portion होता है वो least affected होती है by outliers। Question number 92, which type of review summarizes and synthesizes multiple studies on a particular topic? कि इनमें से कौन सा रिव्यू होता है जो समराइज़ करता है और सिंथेसाइज करता है काफ़ी स्टडीज़ को किसी एक ख़ास टॉपिक के ऊपर। ए केस रिपोर्ट, बी मेटा एनालिसिस, सी क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, या डी कोहोर्ट स्टडीज़। तो करेक्ट आंसर है मेटा एनालिसिस जो होता है वो क्या करता है, वो आपका समराइज़ भी करता है, सिंथेसाइज भी करता है मल्टीपल स्टडीज़ को एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 93, अच्छा chi square टेस्ट का भी इधर लिख दिया गया है, टी टेस्ट भी लिखा गया है, कोरिलेशन एनालिसिस भी लिखा गया है और आपका अनोवा टेस्ट भी लिखा गया है, जी टेस्ट भी लिखा गया है कि chi square टेस्ट आप कब यूज़ कर रहे हैं। chi square आप यूज़ करेंगे जब आपने ये देखना होगा कि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल काउंट्स में कोई जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है भी कि नहीं है। टी टेस्ट आप कब यूज़ करेंगे, जब अभी हमने बात की जो इंडिपेंडेंट दो ग्रुप्स है उसको कंपेयर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं टी टेस्ट। कोरिलेशन एनालिसिस कब यूज़ करेंगे, जब आपने देखना होगा कि इफ़ टू थिंग्स आर रिलेटेड, जैसे कि अगर मतलब कि पीपल का जो वेट है और टॉलनेस है वो रिलेशन में है या नहीं है। इफ़ टॉलर पीपल टेंड टू वे मोर, यानी दो चीज़ें हैं इसमें हाइट भी और वेट भी वो हम रिलेट कर रहे हैं तो कोरिलेशन एनालिसिस तब हम यूज़ करते हैं। अनोवा क्या करते हैं, एवरेजेस जब 3 और 3 से ज़्यादा ग्रुप को जब हम लोगों ने उनको कंपेयर करना हो तब हम अनोवा टेस्ट यूज़ करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। और जी टेस्ट कब यूज़ करें, जी टेस्ट
जी टेस्ट हम कब यूज़ करेंगे? जब आपका जो सैम्पल मीन है वो डिफरेंट आ जाए आपके नॉन एवरेज से, तब आप यूज़ करेंगे जी टेस्ट को। अब क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। व्हाट स्टैटिस्टिकल मेथड इज़ यूज्ड टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन टू कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। अब इसमें आपके पास है ए काई स्क्वायर टेस्ट, बी टी टेस्ट, सी कोरिलेशन एनालिसिस, डी एनोवा। तो इसका करेक्ट आंसर है सी कोरिलेशन एनालिसिस। आपको एक्सप्लोर करके देता है मतलब कि रिलेशनशिप बिटवीन टू कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। तो कोरिलेशन एनालिसिस ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94, विच टर्म डिस्क्राइब्स अ रिसर्च स्टडी दैट इज कंडक्टेड इन रियल वर्ल्ड सेटिंग्स, यानी रियल वर्ल्ड सेटिंग में करोगे रादर देन अ कंट्रोल इन्वायरमेंट। कंट्रोल इन्वायरमेंट नहीं होगा, ऐसी स्टडी को कैसे डिस्क्राइब करते हैं हम रिसर्च के अंदर? ए लेबोरेटरी स्टडी, बी फील्ड स्टडी, सी क्लिनिकल ट्रायल, डी सिस्टमैटिक रिव्यू। करेक्ट आंसर है बी, इसको फील्ड स्टडी कहा जाता है। जब आप नेचुरल रियल वर्ल्ड सेटिंग में अपनी ऑब्जर्वेशन अपनी रिसर्च को परफॉर्म करते हो तो उसे आप कहते हो field study. Question number 95, what is the main goal of systematic review in research? Systematic review का main goal क्या है? A, to explore a new area of research, B, to summarize and evaluate the findings from multiple studies, C, to present original experimental results, D, to conduct a single detailed case study. तो करेक्ट आंसर है इसका B, to summarize and evaluate findings from multiple studies। यही सिस्टमैटिक रिव्यू होता है कि आपने समराइज करना है, इवेल्युएट करनी है फाइंडिंग्स को, मल्टीपल स्टडीज़ को लेके उसको समराइज करें और उसको इवेल्युएट करें। क्वेश्चन नंबर 96, इन रिसर्च व्हाट डज द टर्म कंफाउंडिंग वेरिएबल रेफर टू? रिसर्च के अंदर कंफाउंडिंग वेरिएबल का क्या मतलब है? ए, अ वेरिएबल दैट इज इंटेंशनली मैनिपुलेटेड बाय रिसर्चर, बी, a variable that causes the study to be invalid, C, a variable that influences both independent and dependent variable, potentially skewing results, D, a variable that is measured to evaluate the outcome of the study. करेक्ट आंसर है C, ऐसा वेरिएबल जो इन्फ्लुएंस करता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों को। ये आप मेरी वीडियो जो रिसर्च की है उसके अंदर ये सारा डिटेल से देख सकते हैं, ये वीडियो में प्रोवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 97, विच स्टेटिस्टिकल टेस्ट इज़ यूज टू असेस डिफरेंसेस इन प्रोपोर्शंस बिटवीन टू ग्रुप्स? ऐसा कौन सा टेस्ट है जो कि असेस करता है डिफरेंसेस को जो कि दो ग्रुप्स के दरमियान होते हैं इन प्रोपोर्शन बिटवीन टू ग्रुप्स? ए काई स्क्वायर टेस्ट, बी टी टेस्ट, सी एनोवा, डी रिग्रेशन एनालिसिस। करेक्ट आंसर है काई स्क्वायर टेस्ट को आप डिटर्मिन करते हो बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स, जो आपका क्या करता है डिटर्मिन करता है सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन प्रोपोर्शन बिटवीन टू ग्रुप्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 98, what does the p value represent in statistical hypothesis testing? p value क्या represent करती है जब आप statistical hypothesis testing करते हैं? A, the probability that observed result occurred by chance, B, the effect size of treatment, C, the number of participants in study, D, the power of statistical data. Correct answer है A, the probability that the observed result occurred by chance. p value मतलब कोई ऐसी probability होना कि कोई result observed result जो है वो chance मतलब कि occurred by chance अपने आप हो गया है, मतलब कि इसके कुछ मेथड नहीं बनता था, कोई सीरीज़ नहीं बनती थी, वो एक हैपनिंग के तौर पे हो गया है। तो दैट इज़ पी वैल्यू इन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये आप डिटेल वीडियो रिसर्च में आप ये सारा कुछ देख सकते हैं, तो ये एमसीक्यूज उसके बाद करना आसान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 99, इन क्वालिटेटिव रिसर्च व्हाट मेथड इज़ ऑफन यूज टू गैदर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स? कौन से ऐसे क्वालिटेटिव रिसर्च में मेथड है जिसके अंदर आप इन डेप्थ इंफॉर्मेशन पेशेंट से ले सकते हैं? ए सर्वेज, बी एक्सपेरिमेंट्स, सी इंटरव्यूज़, डी फोकस ग्रुप। करेक्ट आंसर है इंटरव्यूज़ के अंदर आप इन डेप्थ इंफॉर्मेशन ले सकती है, क्योंकि पेशेंट क्या होगा, आपको जो आपका क्लाइंट है, आपका पेशेंट है, आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, आपको डिटेल्स के साथ अपनी सारी जो होंगी अपने मतलब के रिव्यूज़ दे सकेंगे, अपनी सारी पर्सनल इंसाइट्स पर्सपेक्टिव्स जो होंगे वो आपको प्रोवाइड कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ पायलट स्टडी? पायलट स्टडी का क्या पर्पस होता है? ए, टू कंडक्ट अ फुल स्केल ट्रायल ऑन लार्ज सैम्पल, B, to test the feasibility and refine the methodology of a research study, C, to summarize findings from completed research, D, to analyze secondary data from previous studies. करेक्ट आंसर है B, टू टेस्ट फिजिबिलिटी एंड रिफाइन मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च स्टडी। पायलट स्टडी क्या होती है? एक स्मॉल टेस्ट होता है जो पहले कंडक्ट किया जाता है एक बड़ी स्टडी से पहले, ये चेक करने के लिए कि क्या मेथड में या फिर जो आप अपनी स्टडी बड़ी करना चाहती हैं वो ठीक होगी भी कि नहीं होगी। इसकी एग्जांपल आपको दी गई है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी
अगर अपनी कोई ड्रग लॉन्च करना चाहती है तो कुछ पहले पेशेंट के ऊपर ट्रायल्स प्रोवाइड करेगी उसे मार्केट में लॉन्च करने से पहले, एक बड़े स्केल पे लॉन्च करने से पहले। तो पायलट स्टडी क्या, एक छोटे पैमाने पे आप क्या करते हो, छोटे स्केल के ऊपर आप किसी भी स्टडी को जब परफॉर्म करते हो उसे पायलट स्टडी कहते हैं। तो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। बाकी जो नेक्स्ट हमारे 100 सीरीज़ क्वेश्चन होंगे 200 से 300 वो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ट्यून्ड।